बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च ख़त्म किया, किन शराइत पर इसे ख़त्म किया गया और क्या सिक्योरिटीज़ दी गई, ज़मानतें कौन देने वाले थे और ज़मानतों की नौयत क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और आइंदा कला अमल क्या होगा, इसे भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आपको ये भी बात बताते चलें कि आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और जो बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे, सियासी हलकों में ये बात हो रही थी कि अगर IMF की शराइत मानी गई तो सबसे पहले वो ये कहेंगे कि आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, सब्सिडी को ख़त्म किया जाए और इसका सारा जो प्रेशर होगा वो आम आदमी पर पड़ेगा। अब हुकूमत ने ये मुश्किल फ़ैसला भी कर लिया और अब इस मुश्किल फ़ैसले करने की क्या वजह बनी, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर जिन लोगों ने ज़मानतें दी इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, तो फिर ये फ़ैसले क्यों किए गए और क्यों नून लीग ने ऐसा फ़ैसला किया जो सियासी तौर पर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा और उनकी मकबूलियत का ग्राफ ज़मीन बोस होगा। और आने वाले दिन इसकी नवीद जो है वो सुना चुके हैं। और आपको ये बात बताते चलें कि पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ की तकरीर हुई, लंदन में कुछ अहम फ़ैसले हुए और इन फ़ैसलों के हवाले से भी मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया और एक भरपूर लॉन्ग मार्च था। किसी तरफ से भी अगर कोई शख्स ये कहे कि ये लॉन्ग मार्च एक नाकाम लॉन्ग मार्च था तो ये बात दुरुस्त नहीं है। माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च कर चुकी है और माजी का लॉन्ग मार्च सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद था। सिंध से बिलावल जरदारी लॉन्ग मार्च कर चुके, उनका लॉन्ग मार्च सिंध तक महदूद था। कुछ लोगों को वो लेकर सिंध से चले और उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। और तीसरा फजल रहमान लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, वो भी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए पंजाब से होते हुए, तो वो भी एक मखसूस इलाके का लॉन्ग मार्च था। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वफाक की नुमाइंदगी की। ये लॉन्ग मार्च अगर रास्ते खोल दिए जाते, लोगों को आने दिया जाता, रुकावटें ना डाली जाती, कराची के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किया गया, आम आदमी के साथ किया गया, फैमिलीज़ के साथ किया गया, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करवाए गए, अगर ये ना किए जाते और ना रोका जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। पूरे मुल्क की जितनी भी मेन आर्टरीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी सड़कें थी, इन सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग नज़र आते। पूरे मुल्क को श्रीनगर बना दिया गया, वादी कश्मीर बना दिया गया, जहाँ पर जो भारतीय फ़ौज है मजालिम ढाती है और मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे सड़कों पर थे। और यहाँ तक हुआ व्यूअर्स कि गोलियाँ तक चलाई गई। जब आप हुक्मरानों के बच्चों से, बेटी से सवाल करें कि गोली चली, तो सवाल को गोल मोल कर दिया जाता है। आप कांस्टेबल के घर गई, बहुत अच्छा हुआ, आप गई, आपने इज़हार यकजहती की, लेकिन आपने सियासत की। इज़हार यकजहती नहीं था, सियासत थी। ये तमाम मनाजिर हमें पाकिस्तान के हर शहर से दिखाई दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का काफ़िला KB से भी चला, इस्लामाबाद पहुंचा, झेलम से भी चला, इस्लामाबाद पहुंचा। दीगर शहरों में जहां पर रोकने की कोशिश की, उसकी बुनियादी वजह पंजाब पुलिस थी और सिंध पुलिस थी, या फिर सूबे के जहां जहां भी नुमाइंदगी है वहां पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई। व्यूअर्स, PTI ने अपना लोहा मनवाया और एक अब पूरे मुल्क की जमात बनकर उभरी है। इसमें सिर्फ लोग नहीं पहुंचे, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग नहीं पहुंचे, सियासी वर्कर्स नहीं पहुंचे। इसमें हर वो शख्स पहुंचा जो समझता है कि मुल्क के अंदर इनकलाब आना चाहिए, मुल्क के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, उन किरदारों से, उन सियासतदानों से जो हमेशा से मुल्क के ऊपर राइज रहे। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम कर रही है, ये आपको बैकग्राउंडर बताना ज़रूरी इसलिए था कि आपको PTI के लॉन्ग मार्च में और बाकी लॉन्ग मार्च में फ़र्क महसूस हो सके, एक पता चल सके कि फ़र्क, बुनियादी फ़र्क क्या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च को ख़त्म करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने राब्ता किया? खान साहब के पास इस लॉन्ग मार्च से पहले खान साहब को बाकायदा मैसेजिंग की जा रही थी, असद उमर के ज़रिए, शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए। वो लोग जिनके राब्ते थे
پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ، اور ان رابطوں کے اندر خان صاحب کو پیغام یہ دیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے لانگ مارچ کو کال آف کریں، اور جو 25 اور 29 کا جو خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اس کے دوران کوئی نہ کوئی ڈیٹ دے دوں گا، اس سے پہلے ہی آپ کو الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی۔ اور ویورز، ایک سورس نہیں، متعدد لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا دونوں اطراف سے۔ نون لیگ والے بھی یہ بتاتے ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقے بھی جو سورسز ہیں وہ بھی یہ کنفرم کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سورسز بھی یہ کنفرم کرتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی شورٹی نہیں دی گئی، اور جو لفظ آج استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، اور تو تب خان صاحب نے 25 کا اعلان کیا کہ اب میں زیادہ دیر کسی کی بات نہیں سنوں گا، بلیک میل نہیں ہوں گا، اور جو مجھ سے شورٹیز دے رہے تھے اب وہ شورٹیز نہیں دی جا رہی۔ تو خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا، اسلام آباد پہنچے، اور اب صورتحال دوبارہ وہیں پر آ گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی، کہتے رہے کہ آپ اپنے لانگ مارچ کو ختم کریں اور ہم آپ کو تاریخ دے دیتے ہیں، خان صاحب نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اب یہ ڈیورنگ دا مارچ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا، خان صاحب کنٹینر میں موجود تھے، تو اس وقت پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کو تاریخ دے دیتے ہیں۔ خان صاحب نے پھر نہیں مانی یہ بات، اور خان صاحب نے کہا کہ اب ہم تاریخ لے کر ہی جائیں گے۔ ویورز، ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے وہ آپ سب نے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھے، کچھ آپ کو دکھائے گئے، کچھ آپ کو نہیں دکھائے گئے۔ ایک بڑی سخت قسم کی سینسرشپ تھی اے آر وائی نیوز کے علاوہ تمام چینلز کے اوپر کہ آپ نے یہ دکھانا ہے، یہ نہیں دکھانا ہے۔ جس کا شو تھا آپ نے اس کو مکمل طور پہ سینسر کر دیا، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ اب خان صاحب جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اس دوران پورے ملک کے اندر لوگوں کے، یعنی 5 لوگ ایسے تھے جو شہید بھی ہوئے، جو اپنی جان جو کھو بیٹھے اس پورے لانگ مارچ کے اندر، جو جس طرح ان پر اٹیک کیا گیا، ایک افسوسناک بات، اوبویسلی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور خان صاحب کو اس دوران پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ دھرنا مت دیجیے گا، آپ خاموشی سے تقریر کریں اور واپس چلے جائیں۔ یہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی پیغام پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بھی دیا گیا۔ بینچ نے یہ بات کہی کہ آپ نے نہیں بیٹھنا، آپ نے واپس چلے جانا ہے، اور یہی بات حکومت وقت بھی یہ کہہ رہی تھی۔ اب جو گرنٹورز گئے انہوں نے پیغام خان صاحب کو یہ دیا کہ ہم تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اگر آپ ایک ایسی شخصیت جو خان صاحب کے بہت قریب تھی، خان صاحب ان لوگوں کی بات تو نہیں مان رہے تھے جو پیغام لے کر گئے، جب اس خاص شخصیت کا فون گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب بہت کلوز ہیں اس شخصیت کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے آپ کو تاریخ نہ دی ملک کے اندر انتخابات کی، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ آپ دوبارہ لانگ مارچ کر لیجئے گا، اس شرط کے اوپر آپ تقریر کریں اور واپس چل جائیں۔ تو ویورز، یہ وہ آپشن تھا جس کے اوپر خان صاحب نے اعلان کیا کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع، یعنی تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا، تو ہم دوبارہ واپس آئیں گے، اور پھر لوگ ڈسپرس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیا پر نون لیگ نے جو بیانات جاری کیے کہ وہ بنی گارا جا کر سو گیا اور اب وہ واپس نہیں آئے گا، اور 6 دن دیکھیں گے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت بیانات جس میں مریم نے کہا کہ 6 دن بعد پھر لانگ مارچ کا اعلان شرمندگی مٹانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو گرنٹورز ہیں یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مسائل ہیں ملک کے اندر، معیشت ڈوب رہی ہے، اور معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر پیٹرول بم کرا دیا گیا، اور نون لیگ کو یہ مشکل فیصلے کرنے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مشکل فیصلے نہیں کرنے تھے، چونکہ پیپلز پارٹی کی سیاست سٹیک پہ نہیں ہے، نون لیگ کی سیاست سٹیک کے اوپر ہے۔ اب یہ فیصلوں کا سارا ملبہ پاکستان مسلم لیگ نون پر جائے گا، اور لوگ ان سے سوال کریں گے، شہباز شریف یہ تمہاری حکومت تھی، اور تم نے اس حکومت کے دوران ہم فیصلے کیے، عوام کو مشکل میں ڈالا۔ اب ویورز، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب ایسا کیا ہوا کہ نون لیگ مشکل فیصلے بھی کر رہی ہے، اپنا سیاسی قد بھی چھوٹا کر رہی ہے، اور اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر فلور آف دا ہاؤس شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ہم کمیٹی بنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ کروا کون رہا ہے؟ کیا نون لیگ اتنی ہی اندھی لولی لنگڑی ہو گئی یا بہری ہو گئی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، یہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہی فیصلے کروا رہے ہیں۔
नून लीग 1 मिनट से पहले गवर्नमेंट ख़त्म कर देने के हक में है। वो चाहती है कि फिल फॉर इलेक्शन हो। लंदन वाले भाई साहब जो हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं। यहाँ पर तारीखों तक का ऐलान कर दिया गया, डिस्कस कर ली गई, तकरीरें शहबाज शरीफ की लिखवा दी गई कि क्या तकरीर करनी है और किस तरह असम्बलियाँ जो है वो तहलील की जाएंगी, कौम से खिताब करेंगे। आपने पिछले दिनों में ये बातें सुनी होंगी। हमने भी आपको ये खबर दी कि 20 घंटे 24 घंटे 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी ने मुझसे एक गिला भी किया, इरफान साहब आपकी खबर, अरे भाई यही कुछ हो रहा था। ताकतवर हल्के पैगामात दे रहे थे, इमरान खान साहब को गारंटीज दी जा रही थी। अब मसला ये है कि ये यू टर्न क्यों लिया गया। देखिए याद रखिएगा, वो लोग जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क के अंदर बनाई उसमें कहीं ना कहीं हमारे मोहतरम दोस्तों का भी हाथ है। और इन मोहतरम दोस्तों के बारे में खान साहब बार बार कह चुके कि वो किससे कह रहे थे, यहाँ पर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं था, वो किससे कह रहे थे कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। तो ये बातें आपके समझने की हैं कि उन लोगों ने नून लीग से कहा और बाकी लोगों से कहा कि हमने तो आपकी हुकूमत बनाई, हम तो आपके साथ खड़े हैं। गो के नारे कुछ और लग रहे हैं, हम तो आपके साथ खड़े हुए। अब जब मुश्किल फैसलों की बात आई तो आप मुल्क को आप कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हमारे से मुश्किल फैसले नहीं होंगे। और फिर इस रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं आपको याद कराता चलूं, राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि जो मुहाफिज हैं, जो फैसला साज हैं, अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी और हमसे मुश्किल फैसले करवाए तो हम पाकिस्तान अवाम की अदालत में चले जाएंगे। वो मेरे लिए या आपके लिए नहीं कह रहे थे, वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बातें कर रहे थे। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी और वी आर जस्ट वीक्स अवे कि हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बुरे होंगे। अब नून लीग ने सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि नून लीग ने ये फैसले क्यों किए। याद रखें कि टाइम विंडो जो है ना बहुत छोटी सी है। इधर IMF कह रहा है कि पैसे बढ़ाओ और अगर आपने तेल की कीमतें ना बढ़ाई तो फिर आपको किस्त जारी नहीं की जाएगी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ नहीं किया जाएगा। अगर ये नहीं किया जाता तो विदिन 2 वीक्स पाकिस्तान पूरा डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और इस दौरान फौरी फैसले करने के इलेक्शन में जाना है, असम्बलियाँ तहलील करनी, इतना आसान काम नहीं था। ग्रंटोर्स ने तो कह दिया लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब करेंगे क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने ये जा रही है कि उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी। अब मीनवाइल अब नून लीग के अंदर एक ने कई आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। और आवाज़ें ये अब उठ रही हैं इस फैसले के बाद कि अगर आपने जिनके साथ आप अटैच रहे इतना अरसा, उनकी बात मानकर अपनी जमात का बेड़ा गर्क करना है तो इससे बेहतर ये है कि आप मुश्किल फैसले ये ना करें, मुश्किल फैसला ये कर लें कि हमने इत्तेहादियों के साथ अब नहीं चलना मजीद, हम इस गवर्नमेंट को ख़त्म करेंगे और इलेक्शन में जाएंगे। अब शहबाज शरीफ इज एक्चुअली इन फिक्स, उन्हें अब ये समझ नहीं आ रही कि वो करें और करें क्या। नून लीग के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, लंदन से आवाज़ें जा रही हैं कि ये किया क्या है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग ये समझते हैं कि शायद IMF का के साथ चलना ये एक बड़ा फैसला था और मुश्किल फैसला था, हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया, तो क्या हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि वो अब IMF की बातें मानने के बाद अगस्त 2023 तक, जिस तरह मफ्ता इस्माइल ने कहा कि निगरान हुकूमत आएगी, क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? व्यूअर्स, टाइम बाय किया गया है और इसके अलावा और कोई दूसरी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये टाइम बाय ना करते, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो इसका सारे का सारा पलंदा नून लीग की गवर्नमेंट पे गिरना था। इसलिए इन्होंने ये 30 रुपये बढ़ा दिए, सब्सिडी ख़त्म कर दी। मैं ज़रा जज्बाती बात नहीं करूँगा, सिर्फ लॉजिकल पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और मैं 1.5 घंटा बोल सकता हूँ कि इससे आवाम कहाँ खड़ी होगी, क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन लेट्स स्टे ऑन द ट्रैक कि इन फैसलों का पाकिस्तान की इकॉनमी और ख़ुसूसन सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा। अब नून लीग ने फैसला कर लिया है और इसके बाद दोबारा अभी सर जोड़कर बैठेंगे। लंदन में भी बैठ रहे हैं, वहाँ से भी लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और अब ये फैसला किया जाएगा कि भाई इतने मुश्किल फैसले हम नहीं कर सकते, हमारी हैसियत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ताकतवर हलकों ने कहा कि तुम्हें हम लाए, बैठाया, बनाया, अब मुश्किल फैसले करो, अगर नहीं कर सकते तो फिर ऑल्टरनेट देखा जाएगा। वो बात भी ख़त्म हो गई, फैसला कर लिया। अब नून लीग ये सोचेगी कि उन्हें मज़ीद कितने मुश्किल फैसले करने हैं।
₹30 कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल 180 पे चला गया, यानी 150 से जम करके 180 पे चला गया। अब ये नून लीग की सियासी मौत है जो उन्होंने एम्ब्रेस कर ली है और अब इन्हें उससे कोई नहीं बचा सकता। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझे एक बहुत बड़ी दरार नज़र आ रही है और किसी भी वक्त आवाज़ आ सकती है कि बस अब ज़्यादा देर हम नहीं चल सकते। और फिर आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये बुरी खबर है कि हुकूमत ने अपना काम कर दिखाया। एक तो महंगाई ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर, और बाहर जिस काम के लिए आए थे इस काम को पूरा कर रहे हैं, जल्दी में हैं बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ की हुकूमत, और EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट को ख़त्म कर दिया गया। इट इज़ अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं इन्हें हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आपको ये मिले पाकिस्तान से बाहर, और जब भी आपको मौका मिले, आप इनका रास्ता रोकें, इनसे ज़रूर सवाल करें कि जनाब हमारे पैसे आपको अच्छे लगते हैं तो हमें आप हमारा हक क्यों नहीं देते। दूसरी तरफ नैब बिल ये भी आज हो गया, इसी मकसद के लिए आए थे और वो मकसद पूरा हो गया। तो अब आप देखिएगा कि जो अगले 1-2 हफ्ते हैं वो तमाम काम जल्द से जल्द जो है उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, जिस मकसद के लिए हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, बल्कि मार्ज़ वजूद में नहीं, जिसे इंपोर्ट किया गया, इंपोर्टेड हुकूमत, जिसका एक बाकायदा एक हिस्ट्री है जो आपके सामने है। अब व्यूअर्स, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आइंदा का लाएमल क्या होगा। खान साहब ने जो 6 दिन की विंडो दी है, अगर कोई तारीख का ऐलान नहीं किया जाता, कोई शख्स ज़मानती जो थे अगर ज़मानत जिस तरह दी गई नहीं पूरा करते तो खान साहब को लॉन्ग मार्च करने से फिर दोबारा कोई नहीं रोकेगा। इसमें अब ये फ़ैसला ये किया जाएगा कि कुछ मोडेलिटीज़ तय कर ली जाएंगी कि किस तरह आना है, कहाँ बैठना है, क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और जो फ़ैसला ऑब्वियसली डिटेल जजमेंट जब आएगी तो उसमें बता दिया जाएगा, और उस तनाजुर के अंदर मज़ीद कार्रवाइयाँ और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो एक गाइडलाइन है वो शायद दे दी जाए। लेकिन खान साहब लॉन्ग मार्च दोबारा करेंगे, आइंदा का लाएअमल भी तय किया जाएगा, हिकमत अमली भी तय की जाएगी, और इस लॉन्ग मार्च से क्या कुछ पाया, क्या खोया खोया और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, ऑब्वियसली PTI की क़यादत ने ज़रूर सीखा होगा। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि ये भी ऐन मुमकिन है कि खान साहब लॉन्ग मार्च से पहले एक जलसा भी करें और कौम के सामने हकीकत रखें कि किन अफराद ने गारंटीज़ दी थी, क्या सिक्योरिटीज़ थी, और क्या कहा गया था कि आप अपने लॉन्ग मार्च को किन शराइत के ऊपर कॉल ऑफ करें। और अगले 1 हफ़्ता ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट फार, पता चल जाएगा कि ये हुकूमत कितने दिन की मेहमान है। और मैं जाते जाते एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि ज़रदारी साहब और कुछ और ताकतें उन्होंने खूब बदला लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।